नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आज अपने गृह जनपद बागपत पहुंचे, जहां कस्बा अमीर नगर सराय में अभिनंदन समारोह में वे शामिल हुए और यहां पर मंच से बोलते हुए उन्होंने देश के किसानों की हालत को खराब बताया और कहा कि सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देश का किसान बेहाल है। एमएसपी को कानून के दायरे में किया जाए तो मैं किसान आंदोलन को खत्म करा दूंगा। दिल्ली से किसानों को दबाव और अपमानित करके और खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि मैं जानता हूँ सरदारों को 300 बरस तक नहीं बोलते हैं और जिस देश का किसान और जवान जस्टिफाइड नहीं होता उस देश को नहीं बचाया जा सकता। तो मेरे से बिना बोले रुका नहीं गया। मैं उस पर बोला, वो आया भी, उसकी प्रतिक्रिया भी हुई, लेकिन उसकी मुझे कोई घबराहट नहीं थी। अब भी कल मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलके आया हूँ जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं। लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा चलता रहा तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हो, लेकिन मैं सिख हूं वो जानता हूं। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया। अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि पूरी आप तो ये बात नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तक तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए करा रही हूं। और उनको इल्हाम था कि ये होगा। जनरल वैद्य को पूना में जाके मारा। तो यहाँ भाषण करना बहुत अजीब बात लगेगी, लेकिन अब इस जगह पे खड़ा कर दिया हूं तो कुछ ना कुछ तो कह के मुझे फिर छुटाना है। और वो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप मुझे बधाई दे रहे हैं गवर्नर होने की, और मैं पहले दिन से इस बात से दुखी हूं कि मैं गवर्नर होने लायक आदमी नहीं। और उसकी वजह ये है कि गवर्नर को चुप रहना पड़ता है, गवर्नर को सिर्फ दस्तखत करने पड़ते हैं, गवर्नर को आराम करना पड़ता है, गवर्नर को कोई काम नहीं करना पड़ता, किसी बात पे बोलना नहीं पड़ता। और मेरी आदत है कि मैं कोई बात अगर हो रही है तो उस पर जरूर बोलूंगा, और उससे मुझे बहुत दिक्कत पेश आती है। जैसे अभी किसानों के मामले पे जब मैंने देखा क्या क्या हो रहा है तो मैं रुक नहीं सका, मैं बोला। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मतलब 2 मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना। तो उसका मुझे नुकसान भी होता है। बहुत से लोग समझाते हैं चुप रहो तो ये और बन जाओगे, वो और बन जाओगे। मैंने कहा मुझे जो बनना था मैं बन गया, और जो करना था वो मैं कश्मीर में करके आ गया। इसके आगे कोई काम नहीं हो सकता। दिल्ली में ट्रक चलाता हुआ कोई मिलेगा तो सरदार मिलेगा। ये हमारे लोगों का भी, अब तो ये लोग भी जुड़ गए और सही जुड़े। किसानों के बहुत से सवाल ऐसे हैं जो हल होने चाहिए। तो मैं अभी भी इस कोशिश में हूं कि किसी तरह ये मसला हल हो। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर दूं। एक तो गवर्नर सिफारिश के लिए नहीं होता, उसको मना है प्रधानमंत्री की तरफ से सिफारिश मत करना। कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, मगर एमपी करेगा या एमएलए करेगा, गवर्नर इस काम के नहीं होते। दूसरे,
अगर बन गया है तो उसे कुछ छाप छोड़नी चाहिए, कोई कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग ये याद रखें कि गवर्नर बना था तो इसने ये किया। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि किसानों वाले मामले में जितनी दूर तक जाना पड़ेगा मैं उतनी दूर तक जाऊंगा, जो कर सकता हूं वो करूंगा। और वो इसलिए नहीं कि कोई किसानों पे एहसान है, वो इसलिए कि मैं तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, 2 साल का था, मैं खुद अपना चारा काट के लाता था, खुद घर पे आके उसे काटता था, खुद खेती दिखवाता था। मुझे किसान की तकलीफ का मालूम है और मुझे पूरी जो किसानों की इकोनॉमिक्स है उसका भी मालूम है। किसान बहुत बुरे हाल में है इस देश में। अरे तुम हर तीसरे साल तो वो बढ़ा देते हो, क्या बोलते हैं उसको, राकेश जी, महंगाई भत्ता नहीं, वो ये सुन नहीं सका। मैं बोला और मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मगर 2 मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, चूंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना। तो उसका मुझे नुकसान भी होता है। बहुत से लोग समझाते हैं चुप रहो तो ये और बन जाओगे, वो और बन जाओगे। मैंने कहा मुझे जो बनना था मैं बन लिया और जो करना था वो मैं कश्मीर में करके आ गया। इसके आगे कोई काम नहीं मैं करना। हालांकि 370 माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की हटाई हुई है। मैं तो वहां था गवर्नर के तौर पे, मेरी तो ये ड्यूटी थी कि मैं वहां संभालूं चीजों को। और मुझे इस बात का फक्र है कि 370 हटने का जब चर्चा होता था कश्मीर में तो फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि हिंदुस्तान का झंडा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला ने तो एक दिन ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री 100 जन्म ले तो भी 370 नहीं हट सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने हिम्मत करके और अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में, हमारी मेजोरिटी नहीं थी, मेजोरिटी जुटा के उसको पास कर दिया और वो हट गया। और हटने के बाद एक गोली कहीं हमको नहीं चलानी पड़ी, एक चिड़िया की कैजुअलिटी नहीं हुई। डीएमई उनका वो बढ़ा देते हैं, हाँ वेतनमान बढ़ा देते हैं। और इन विचारों का तो आप ये देखिए कि जो चीज ये पैदा करते हैं उनके दाम घटते हैं हर साल और जो खरीदते हैं सबके दाम बढ़ते हैं। और इनको तो पता भी नहीं है कि गरीब कैसे हो रहे हैं। ये बिना जाने गरीब हो रहे हैं देश के किसान। मैं तो मेरठ कॉलेज में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, रात को खाना खा के टहलते हुए निकलता था तो जगत सिंह जी जानते हैं वो जगह सीपी टैंक पे कब्रिस्तान था और उसमें एक इमली के पेड़ के नीचे एक चबूतरा था। वहां बैठ के कव्वाली गाता था तो मैं रुक जाता था कई बार उसको सुनने के लिए। वो 2 लाइन गाता था जो हमारे लिए थी, किसानों के लिए। वो गाता था कि खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे। तो किसानों का तो जो सत्यानाश है उनके बिना जाने हो रहा है। वो जब बोने के लिए चलते हैं एक दाम होता है, जब काटने चलते हैं तो वही 300 रुपए कम हो जाता है। ये बहुत शोर भी मचाया गया कि हमने दूसरी जगह कहीं भी जाके बेच सकते हुए, तो 15 साल पहले का कानून है। लेकिन उसके बावजूद भी मथुरा का किसान जब गेहूं लेके पलवल आता है तो उस पर लाठीचार्ज हो जाता है। सोनीपत का जब नरेला आता है तो लाठीचार्ज हो जाता है। तो ये सब कहने की बातें, कोई कानून उनके पक्ष में लागू नहीं है आज की तारीख में। तो इसको सेटल करना चाहिए। और अगर जिस देश का किसान और जवान ये डिससेटिस्फाइड होगा वो देश सरवाइव कर ही नहीं सकता, उस देश को कोई बचा ही नहीं सकता।
लिहाजा अपनी फौज और अपने किसानों को संतुष्ट करके रखो। मैं बहुत लंबा बागपत के खेकड़ा के अर्वाचीन इंटर कॉलेज में खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आंचल कैथलिक स्पोर्ट्स एकेडमी की डायरेक्टर पूजा चौधरी अपने खिलाड़ियों के साथ पहुंची। उनके एकेडमी के बच्चे 800 मीटर दौड़ के लिए सिलेक्शन हुए हैं। विदेश जाने के लिए केन्या जाकर बच्चे भारत का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रमोद गोस्वामी ने कहा कि बहन बेटी इतनी हिम्मत करती है कि उनकी एकेडमी के बच्चे विदेशों तक नाम रोशन कर रहे हैं, भारत का डंका बजा रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि ऐसे बच्चों को पूरी तरीके से सहयोग करें और जो आज की युवा पीढ़ी है उनको खेल के लिए आगे बढ़ाएं। हम युवा पीढ़ी के साथ हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के गंग नहर पर लगे सीसीटीवी कैमरे और लाइट चोर चुरा कर ले गए। मुजफ्फरनगर के खतौली गंग नहर पर अभी कुछ समय पहले ही सौंदर्यीकरण कर पिकनिक पॉइंट का उद्घाटन जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे और खतौली विधायक विक्रम सैनी के द्वारा किया गया था, जहां बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना खतौली गंग नहर पर हुई, जहाँ चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और सीसीटीवी कैमरों सहित लाइटें भी चोर चुरा कर ले गए। नहर पर लगी कुछ लाइटें व वायरिंग तोड़ दी गई। गंग नहर कमेटी ने चोरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने की मांग की गई है। गंग नहर मंदिर कमेटी व नगर वासियों ने चोरी की घटना को लेकर काफी रोष व्याप्त है। चोरी का मामला यह है कि शिवरात्रि वाले दिन रात में चोरी हुई 13 तारीख आज को। क्या क्या चोरी हुआ? 3 लाइटें उतार के ले गए, कैमरा ले गए उतार के। कौन लोग? हम सब होंगे, कोई चोरी करने वालों को क्या पता क्या नाम हो उनका। अच्छा, पुलिस आई है मौके पर? हाँ, पुलिस आई है, जांच चल रही है, जल्दी उन्हें पकड़ा जाएगा। लगभग कितना नुकसान हुआ? नुकसान ये है कि 3 लाइटें ले गए, 2 कैमरे ले गए, तो 20-30 हज़ार रुपये नुकसान तो वही होगा लमसम अंदाजन। अभी क्या चाहते हैं? जांच हो, पकड़े जाएं और ये जो लाइटें वाइटें चुरा के ले जा रहे हैं ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर चौकीदार भी रहते हैं? हाँ, चौकीदार रहता है, चौकीदार रात 10-11 बजे तक रहता है। जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के कस्बा एलम बाईपास रोड पर रोडवेज बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 छात्रों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक में आग लगने से बाइक जलकर राख हो गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई। दोनों युवकों की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए मौके पर डीएम और एसपी को बुलाने के साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। सीओ कैराना और थाना प्रभारी निरीक्षक ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। बस चालक बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद बागपत के रामाला थाना क्षेत्र के गांव ककड़ीपुर निवासी 16 वर्षीय कक्षा 9 का छात्र प्रियांशु पुत्र राजीव मुखिया अपने पड़ोस के ही 17 वर्षीय कक्षा 10 के छात्र रिहान पुत्र विजय के साथ बाइक पर सवार होकर रविवार को कस्बे से वापस अपने गांव लौट रहा था। जैसे ही दोनों बाइक सवार युवक क्षेत्र के कस्बा एलम बाईपास पर पहुंचे तो बड़ौद की ओर से आ रही रोडवेज बस ने बाइक सवार दोनों युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। बस की चपेट में आने से बाइक के परखच्चे उड़ने के साथ ही बाइक में आग लग गई और दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बस का चालक बस को मौके पर छोड़ फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। दोनों छात्रों की मौत की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी जसजीत कौर और एसपी सुकीर्ति माधव को मौके पर बुलाने के साथ ही दोनों पीड़ित परिवार के लोगों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। सीओ कैराना जितेंद्र कुमार और थाना प्रभारी निरीक्षक रोजन त्यागी ने हंगामा कर रहे ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया। जनपद के प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने आज नई मंडी में माड़ी की धर्मशाला से कलश यात्रा का शुभारंभ नारियल फोड़कर और जयकारों के बीच किया। यह कलश यात्रा माड़ी की धर्मशाला से प्रारंभ होकर पटेल नगर के राधा कृष्ण मंदिर नागोवाली पर जाकर संपन्न हुई, जिसमें 108 महिलाओं ने अपने स्तरों पर कलश रखे हुए थे। कथा व्यास पंडित जितेंद्र मिश्रा अपने स्तर पर श्रीमद भागवत को लेकर चल रहे थे। उनके साथ समाजसेवी मनीष चौधरी अपनी टीम के साथ पंडित अमित तिवारी आदि के अलावा पटेल नगर निवासी श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल हुए। पटेल नगर के राधा कृष्ण मंदिर नागोवाली मंदिर में आज से आगामी 21 मार्च तक कथा व्यास पंडित जितेंद्र मिश्रा के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान किया जाएगा।
आज अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू महासभा ने कहा कि देश की तरक्की में बाधा बन रहे अलगाववाद को समाप्त करना होगा, क्योंकि देश की तरक्की में यह सबसे बड़ी बाधा है। इसके लिए संविधान की आड़ लेकर कुछ अलगाववादी देश के खिलाफ खुलकर जहर उगलते हैं और हमारी सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने कहा कि देश में बढ़ती अलगाववाद की नीतियां हमें कमजोर कर रही है, हमें इसे समाप्त करना होगा। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी, ओवैसी जैसे नेता केवल देश को तोड़ने की बात करते हैं और फिर भी सरकार चुप रहती है। आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रदेश एवं केंद्र सरकार से इस प्रेस वार्ता के द्वारा मांग की है कि देश में जो अलगाववाद की नीति चल रही है, अलगाववादी जो देश के विरुद्ध बोल रहे हैं, देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे उन्हें तुरंत सजा दी जा सके, क्योंकि ये लोग किसी कानून को नहीं मानते, किसी संविधान को नहीं मानते, केवल देश को तोड़ने की बात करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी, ओबीसी, अनेक ऐसे नेता हैं जो केवल ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम देश के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। इनका जीता जागता उदाहरण है, मान लीजिए कोई सैनिक शहीद होता है तो वहां पर ये श्रद्धांजलि देने तक भी नहीं जाते। यदि कोई एक आतंकवादी पुलिस मुठभेड़ में मार जाता है, उसके घर इनका तांता लग जाता है। और ये केवल अलगाववाद की नीति करते हैं, देश को बांटने की नीति करते हैं। ऐसे ही अभी एक बयान महबूबा मुफ्ती का आया कि कश्मीर के लोगों को किसान आंदोलन से सबक लेना चाहिए, किसान आंदोलन की तर्ज पर ही उन्हें भी आंदोलन करना चाहिए, जिससे कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो सके। तो इनका कुछ न कुछ इलाज तो भारत सरकार को करना होगा, वरना इनके कारण देश के अनेक टुकड़े होंगे। इनका एक ही उपाय है कि जो भी नेता पार्टी से संबंधित हो या अलग हो, यदि वो देश के विरुद्ध बोलता है तो उसको सरेआम चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के शेरपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत खादर इलाके से धनौरा पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब पकड़ी है, जहां से बड़ी मात्रा में लहन नष्ट किया गया। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक सुनीति सिंह के निर्देशन में पुलिस व आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर गंगा किनारे खादर इलाके में छापेमारी करते हुए अवैध शराब बनाने की भट्टियों को ध्वस्त कर डाला। पुलिस कार्यवाही से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि अब अवैध शराब का कारोबार खत्म होगा, किसी भी हालत में शराब का अवैध कारोबार नहीं पनपने दिया जाएगा। गंगा नदी के खादर इलाकों में अवैध शराब का कारोबार जमकर चल रहा है। वर्तमान में संबल आदि में अवैध शराब की वजह से हुई मौतों के बाद पुलिस प्रशासन ने शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। आज अमरोहा जनपद में आगामी त्योहार व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत शराब माफियाओं व अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें क्षेत्राधिकारी धनौरा तथा SHO मंडी धनौरा द्वारा आबकारी टीम के साथ चौकी शेरपुर के गंगा खादर क्षेत्र में गंगा किनारे पर अवैध कच्ची शराब तैयार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शराब की भट्टियां व कच्ची शराब बनाने के उपकरण नष्ट किए गए। मौके पर करीब 5000 लीटर लहन बरामद हुआ, जो कि नष्ट किया गया, और लगभग 500 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा मोबाइल फूड लैब पर आम जनमानस में जन जागरूकता फैलाने हेतु निःशुल्क खाद्य पदार्थों की जांच की गई, जिसमें कुल 55 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 53 नमूने गुणवत्ता में विशुद्ध पाए गए और 2 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। इसी क्रम में समस्त व्यापारी बंधुओं को खाद्य सुरक्षा के संबंध में जागरूक भी किया गया। इस अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार, कौशल, राकेश कुमार व सेंट्री सुपरवाइजर कृष्ण कुमार आदि मौजूद रहे। अध्यक्ष व्यापार मंडल चरथावल अनुज कुमार गर्ग ने कहा कि शासन द्वारा इस तरह की लिबर्टी मोबाइल लैब, जिसमें सामान की गुणवत्ता शुद्धता की जांच हो सके, व्यापारी भयमुक्त हो व्यापार कर सके, शासन द्वारा उठाए जा रहे कदम की सराहना की और व्यापारियों से अपील की कि वह गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए अपना सामान सही बेचें। आज हमारे बीच खाद्य सुरक्षा विभाग की लैब मोबाइल लैब आई हुई है। हमारे भी डॉक्टर विकास कुमार जी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये लैब हमारे बीच बेची गई है। इसमें हम जो लोग सामान बेच रहे हैं या जो सामान बना रहे हैं, उसकी गुणवत्ता का टेस्ट है, हमें जिससे पता लग सके ये जन जागरूक अभियान है कि ये सामान गलत है या सही है। अगर ये सामान सही है तो हम उसे खरीदें, अगर गलत है तो उसे ना खरीदें।
उससे हमारे एक संदेश जाना है कि कोई भी चीज़ गलत ना हो, सही हो, जिससे किसी के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ ना हो। हम सभी व्यापारी बंधुओं से अपील करते हैं कि ये मोबाइल ऐप बड़ी रिक्वेस्ट पर मंगाई गई है। आप अपने सामान की फ्री ऑफ कॉस्ट जाँच करवा सकते हैं। इसमें कोई भी फीस नहीं है और किसी भी तरह का कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। इसके पीछे कारण क्या है कि हम शुद्धता का ध्यान रखें और सफाई का ध्यान रखें और सही माल बेचें और बनाएं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव नगला राई में हिदाया एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और जमीयत उलेमा के नेता हाफिज फुरकान अज़दी ने फीता काटकर किया। शिविर में मेडिकल कॉलेज के सहयोग से विभिन्न बीमारियों के इलाज एवं मुफ्त में जाँच की गयी। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव नगला राई स्थित जामिया अल हिदाया जामिया नगर में हिदाया एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर कैंप से फायदा उठाया। मेडिकल कैंप में जमीयत उलेमा वेस्ट यूपी के उपाध्यक्ष हाफिज मोहम्मद फुरकान अज़दी, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के जनरल मैनेजर डॉक्टर अरशद इकबाल और प्रधान अफसरों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर हिदाया ट्रस्ट के डायरेक्टर मौलाना मूसा कासमी ने कैंप के बुनियादी मकसद पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमारा मकसद गरीब और जरूरतमंदों को स्वास्थ्य का लाभ पहुँचाना है, जिसमें शुगर, ब्लड टेस्ट, ऑर्थो जनरल सर्जरी, आंखों के टेस्ट, हड्डी, बाल रोग, स्त्री रोग समेत विभिन्न बीमारियों का इलाज और जांच बिल्कुल मुफ्त में कराए गए हैं। हिदाया एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जामिया अल हिदाया जामिया नगर नगला राई में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के सहयोग से लोगों का मुफ्त इलाज किया गया, मुफ्त जांच की गई और दवाई फ्री में दी गई। सैकड़ों लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी और मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के जनरल मैनेजर डॉक्टर अरशद इकबाल, हाफिज मोहम्मद फुरकान अज़दी साहब ने उस कैंप का इफ्तिताह किया और जहां मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया गया, जिसमें हड्डी के रोग, बच्चों के रोग, औरतों के रोग और इसी तरह बहुत सारी बीमारियों का उसमें इलाज किया गया, जहां पर मकसद ये था कि लोगों को मुफ्त इलाज किया जाए, उनको दवाई फ्री में दी जाए। तो सैकड़ों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारा मकसद, ट्रस्ट का मकसद ये है कि आने वाले वक्त में भी स्वास्थ्य का लाभ जो है वो आम लोगों तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे और ये कोशिश बराबर जारी रहेगी। सहारनपुर के महाराज सिंह कॉलेज में 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन के कार्यक्रम का अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ आयोजन किया गया। आज के शिविर में सर्वप्रथम स्वयंसेवकों को 10-10 की टोलियों में विभाजित कर श्रमदान कराया गया, जिसके उपरांत नुक्कड़ नाटक का अभ्यास किया गया। आज का विशेष कार्यक्रम भारत की नई शिक्षा नीति पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में राघव धीमान, जया प्रजापति, प्रियंका, दीपक, रुबिस्ता और सबिस्ता के भाषणों ने स्वयंसेवकों में विशेष रूप से जोश का संचार किया। आज की प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दिनकर मलिक, डॉक्टर पूनम यादव, डॉक्टर संदीप कुमार आदि ने निभाई। बौद्धिक सत्र में वैभव शर्मा ने सकारात्मक विचारों से मनुष्य में होने वाले परिवर्तनों को विस्तार से समझाया। उन्होंने विविधता में एकता को देश की अखंडता और उन्नति का सार बताया। मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत शाहबुद्दीनपुर से ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी संदीप कुमार बेकरी वालों ने जनसंपर्क किया, जहां पर उन्होंने जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए सभी से क्षेत्र के विकास का वादा किया। इस दौरान एकता विहार कॉलोनी के रविदास मंदिर में पहुंचकर उन्होंने मोहल्ले वासियों की एक सभा का आयोजन किया, जहाँ पर उन्होंने छोटी सभा कर लोगों को अपने उद्देश्य के बारे में बताते हुए क्षेत्र के विकास का वादा किया। मुजफ्फरनगर के जानसठ में श्री ज्ञानेश्वर सेवा दल जानसठ की वार्षिक सभा श्री नरेश सिंघल कपड़े वालों की अध्यक्षता में दीपेश गुप्ता एडवोकेट के आवास पर संपन्न हुई, जिसमें विगत वर्ष के आय व्यय का विवरण उपस्थित सभी सदस्यों के समक्ष कोषाध्यक्ष अंकित सिंघल के द्वारा रखा गया। सभी ने मुक्त कंठ से विगत वर्षों के कार्यों की सराहना की। विशेषकर कार सेवकों को
सम्मान और लॉकडाउन के दौरान घर घर जाकर गंगा जल वितरण करना सभी ने अच्छा बताया। तदुपरांत नववर्ष के कार्यकाल के लिए कार्यकारिणी पर विचार किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से रेशु गोयल को अध्यक्ष चुना गया। सचिव दीपेश गुप्ता एडवोकेट, कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद तेजान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहित गोयल, राजू भैया वाल्मीकि, सह कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा एडवोकेट, सह सचिव अनिल सिंघल, सोनू कंसल, कुलचंद गुप्ता का नाम सर्वसम्मति से पारित हुआ। शोभा यात्रा अध्यक्ष शशिकांत राजवंशी, शोभा यात्रा सचिव गुड्डू चौधरी सभासद चुने गए। ऑडिटर सोनी गुर्जर, एडवोकेट नरेश गुप्ता व उपाध्यक्ष सुदेश शर्मा, रामकिशोर सैनी होंगे। पूरे साल का हिसाब किताब तो होता है हमारे प्रयासों से, जो सामाजिक संस्थाएं जान सकती हैं और इसका आय जितना होता है, आय कितनी हुई है, कितना हुआ, कितना अपने पास से होने के पास उपस्थित है, तो वो सब होता है। इसमें चुनाव वर्ष होता है, 1 साल के लिए मेंबरशिप मिलती है उसमें, तो उसके बाद जितने पर होते हैं फिर दोबारा से भी 1 साल के बाद फिर दोबारा से भी। आज कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। कार्यकारिणी गठन किया गया। कौन कौन बनाए गए हैं, किस किस पद पर? उसमें सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष पद मिला, और हमारे जो संगठन के सचिव हैं जो 14 वर्षों से लगातार चलते आ रहे हैं, तो वो सचिव पद पर। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।